Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter today of class 8 science, that is chapter number 3, conservation of plants and animals. Alright, let's start with it. See, the earth is a home to a diverse variety of plants, animals and microorganisms. What they saying कि earth क्या है? एक diverse variety of plants, animals and microorganisms का home है, and इसी variety of living organism को हम क्या बोलते हैं? Biodiversity बोलते हैं. ठीक है? However, सभी plants हर जगह grow नहीं करते हैं, and ना ही सभी animals जो हैं सभी regions में मिलते हैं. For example, आपको पीपल, banyan, teak trees कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में ज्यादा बेटरली ग्रो करते हुए दिखते हैं. ठीक है. प्लांट्स के अलावा आप यहाँ पे एनिमल्स को भी देख सकते हैं, सच एज मंकीज, एलिफेंट, लायन एंड टाइगर्स इन द फॉरेस्ट. सो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं स्टूडेंट, उन्हें आप क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं. एंड उस पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को भी कॉल्ड फौना, राइट. एंड द प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो a group of organisms that resembles one another and are able to breed among themselves is called a species. एक group of organisms जो क्या करते हैं? एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं, उन्हें बोला जाता है स्पीशीज. कुछ स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि वो कहीं और नहीं मिलेगी, उन्हें बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है. तो बेसिकली ये स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर जोन, स्टेट या कंट्री के लिए एंडेमिक होती है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में जो पिग्मी हॉग है एंड हुलू गिबन है, ये एंडेमिक है असम के लिए, वाइल इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट आपका मेघालय में एंडेमिक है, राइट. देन देयर आर सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, फिश एंड डियर ऑल्सो, जो एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करते हैं वेदर में चेंजेस आने की वजह से, एंड इस मूवमेंट को बोला जाता है माइग्रेशन. एंड ऐसे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को आप बोलते हो माइग्रेटरी स्पीशीज. ठीक है. बर्ड्स अपने फूड एंड ब्रीदिंग के लिए माइग्रेट करती हैं, एंड जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए माइग्रेट करती हैं. नेक्स्ट वी हैव इकोसिस्टम. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक एरिया में जो रहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो नॉन लिविंग, उस नेचर के नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, सो दैट वो इकोसिस्टम बना सके. अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट एंड अ ग्रासलैंड, ये सभी डिफरेंट इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. अर्थ का वो पार्ट, ठीक है, एंड उस पार्ट का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर. ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट कम द टॉपिक फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सस्टेनेंस एंड वेलफेयर के लिए ऑन द अर्थ. ठीक है, अंडरस्कोरिंग देयर utmost significance. Now they have given you some of the important functions of forest. Number 1, first of all, forest आपके डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को होम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ब्रीद, राइट. देन दे कंट्रोल, इसके अलावा वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट होती है. ठीक है. उस रीजन के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे एक वेल्युएबल रिसोर्स प्रोटेक्ट हो रहा है. And also they provide useful product जैसे कि timber, resin, gum and medicinal plants to the human beings. Alright, चलो. Next we have what human activities and environment. So students, certain कुछ human activities हैं like deforestation, okay, natural resources का over utilization करना. So ये सभी activities हैं जिसकी वजह से हमारा nature unstable हो रहा है, राइट. यानी कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज हो रही है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स. लेट्स टॉक अबाउट दीज एक्टिविटीज इन डिटेल. नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन. सो जो टर्म डिफॉरेस्टेशन है, इससे आप क्या करते हो? इसे यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए. व्हाट टू डिस्क्राइब? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को कट डाउन करना एक बड़े स्केल पर, या फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, सो दैट इज फॉरेस्ट को हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर सके. दिस एक्टिविटी इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. And there could be a number of reasons for deforestation, जिनमें से कुछ यहाँ पे given है, like number 1, forest fire. ये आपके पहले natural causes हैं deforestation के. Forest fire means what? किसी भी lightning या volcanic eruption की वजह से fire वहाँ पे spark हो जाती है naturally, and ये fires फिर rapidly spread होके जितने भी वो forest का एक बड़ा area है उसको destroy कर देती है, and it contributes to deforestation. Secondly, drought. Yes,
एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक ड्रॉट अगर चलता है तो उससे ट्रीज कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं एंड दे आर बिकम मोर ससेप्टेबल टू डिजीज एंड वाइल्ड फायर, जिससे अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन में कॉन्ट्रीब्यूट होता है। एसिड रेन, यस, एसिड रेन क्या करता है, सॉइल एंड वाटर बॉडीज को एसिडिफाई कर देता है इन द अफेक्टेड एरियाज। इससे ट्रीज एंड प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को फ्रॉम द सॉइल, एंड एज अ रिजल्ट ट्रीज आपके वीक हो जाते हैं, अल्टीमेटली दे डाई ऑफ। Then they have given us some human activities also deforestation के लिए, जैसे कि clearing of forest for human settlement and cultivating crops. Yes, because student जैसे से cities and towns expand हो रहे हैं, forest को clear किया जा रहा है वहाँ पे house, roadway, highways या other infrastructures को बनाने के लिए, जिससे human beings अपने settlement के लिए forest land को clear करते हैं and उससे deforestation होता है। Cutting down for cattle, forest को cattle grazing के लिए भी कट किया जा रहा है। Yes, जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए एक वे बने, स्पेशली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड क्रिएटिंग पेस्चर फॉर द लाइवस्टॉक। दिस इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लॉगिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, यस, ट्रीज को कट करना जैसे कि टिम्बर, पेपर, वुड प्रोडक्ट्स के लिए, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रीज को ऑफनली हार्वेस्ट किया जाता है फास्टर देन द रीग्रो, यानी कि उनके रीग्रोथ रेट से ज्यादा हम उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, जिससे फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ वी कम टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन का स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट पे और अर्थ के इनहेबिटेंट्स पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, व्हाट, लॉस ऑफ हैबिटेट। यस, अबाउट 70% लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट में है, एंड जो मोस्ट ड्रास्टिक इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन का वो है क्या, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज का लॉस होना, उनके हैबिटेट का लॉस होना, इससे काफी सारी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। सेकेंडली, एक्सट्रीम टेम्परेचर। यस, फॉरेस्ट कैनोपी जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, शेड प्रोवाइड करके, जिससे हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर है वो स्टेडी रहेगा, मॉइस्चर उस एरिया का प्रिजर्व रहता है। बट जब आप फॉरेस्ट कैनोपी कवर को डिस्ट्रक्ट कर देते हो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, उससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, विंड पैटर्न चेंज होने लगता है, एंड इट अल्टीमेटली हार्म द एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, सॉइल इरोजन। सो वेजिटेशन जो है सॉइल को होल्डेड रखता है, एंड फॉरेस्ट कवर के रिड्यूस होने की वजह से सॉइल हार्श एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज हो जाती है, जिससे सॉइल ड्राई होगी एंड इट बिकम्स प्रोन टू गेट इरोडेड बाय विंड, रेन और फ्लड। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। सो ट्रीज आपके वाटर पर्कुलेशन में हेल्प करते हैं अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अगर आप ट्रीज को कट कर देते हैं तो वाटर लेवल भी कम हो जाता है, जिससे वाटर स्कैसिटी होने लगती है फॉर द ह्यूमन यूज। ड्रॉट, सभी एनिमल्स जिसमें आप ह्यूमंस को भी इंक्लूड करोगे, ये सभी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, एंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स करते हैं फूड प्रिपेयर करने में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है ना, वो बैलेंस रहता है। बट ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, एंड हाउएवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज आपके लेस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट्स के थ्रू वो भी रिड्यूस हो चुका है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एज वी नो ये ग्रीन हाउस गैस है, सन के थ्रू जो हीट रिसीव होती है उसको ये गैस ट्रैप कर लेती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के एक्सेस होने की वजह से एटमॉस्फेयर में इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड इससे क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी एंड अनइवन रेनफॉल से सीवियर ड्रॉट्स होने लगते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, डेजर्टिफिकेशन। स्टूडेंट, ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करती हैं। फॉरेस्ट सॉइल मॉइस्ट होती है जो एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बट विदाउट फॉरेस्ट कवर सॉइल ड्राई हो जाएगी सन की रेस की वजह से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है इट विल आल्सो बी इम्पैक्टेड। अब इससे सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, फॉरेस्ट कवर के रिड्यूस होने की वजह से सॉइल इरोजन होने लगता है। द हार्ड रॉकी लोअर लेयर जो एक्सपोज होती है वो आपकी लेस फर्टाइल होती है एंड इट डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। सो दस इसीलिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से फर्टाइल लैंड आपकी बैरन होने लगती है। ठीक है, बैरन डेजर्ट और वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड यही जो ग्रेजुअल स्लो कन्वर्जन है फर्टाइल ह्यूमिड सॉइल का एक ड्राई वेस्ट लैंड में, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ऑलराइट, चलो, these were the consequences of deforestation. Now let's talk about conservation.
स्टूडेंट कंजर्वेशन वर्ड जो है ये 2 लैटिन वर्ड से मिला है, दैट इज कन मीन्स टुगेदर एंड सर्वेयर मीन्स टू कीप और टू गार्ड. So deforestation and human activities like encroachment of natural habitats of plants and animals, ये सभी हमारे नेचर की बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है एक लार्ज स्केल पे हो रहा है ह्यूमन मेड ऑल्ट्रेशन की वजह से, जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. एंड इसे मिनिमाइज करने के लिए द पीपल, लोग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन मेथड्स को प्रैक्टिस करते हैं फॉर द 100 of years. ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट जो है, जिन्हें आप एनवायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं, ये वर्क करते हैं टू इंश्योर कि एनवायरनमेंट आपका क्या करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता रहे ह्यूमन नीड्स के लिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. सो इट डज नॉट मीन कि हमें यहाँ पे इन रिसोर्सेज का यूसेज कंप्लीटली स्टॉप करना है, नहीं. आपको इन नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूटिलाइजेशन करना है एंड इसका एम होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, इन्हें प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करेंगे. दिस इज व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन. सो विदाउट कंजर्वेशन रेनफॉल जो है, मोस्ट ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज, ये सभी आपके वेस्ट होते हैं, डिग्रेड होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं. नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ कंजर्वेशन? सी स्टूडेंट, पीपल, वो लोग जो एनवायरनमेंट के बारे में केयर करते हैं, उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट को कंसिस्टेंटली कंजर्व करना. एंड जब फॉरेस्ट कंजर्व होते हैं, उससे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो भी सेफ रहता है. ठीक है, सो द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन आर नंबर 1 टू इंश्योर कि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं टू बेनिफिट फ्रॉम द बेनिफिट्स फॉरेस्ट. सेकेंडली, प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट्स को कंजर्व एंड मेंटेन करते हैं, जिससे उनका जो एक्सटेंशन है वो प्रिवेंट होता है एंड फूड चेन का डैमेज भी प्रिवेंट होता है. ठीक है, रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं आप. ठीक है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो हो रहा है रैपिडली, वो रिड्यूस होता है थ्रू कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. नाउ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन. So for that, number 1, afforestation means what? Creation of new forests. ज़्यादा से ज़्यादा trees को plant करना on a large scale, that is known as afforestation. So organizations जो involved हैं afforestation को selectively plan करने में, वो क्या करती हैं? Trees cut करती हैं, but selective trees को, जिससे एक sustainable supply जो है wood की वो ensured रहे for the different needs while maintaining the forest cover. Secondly, planned harvesting, it means what? ऐसे trees को select करना. ठीक है, ट्रीज को सिलेक्ट करना फॉर द कटिंग जो उनके हेल्थ एंड कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, केवल डैमेज या डेड ट्रीज को कट किया जाता है, वेयरएज हेल्दी वालों को अनटच छोड़ देते हैं. सो इससे क्या होता है, न्यू ट्रीज बेटर ग्रो करते हैं बिकॉज इससे स्पेस क्रिएट हो जाता है एंड जो रिमेनिंग ट्रीज हैं वो थ्राइव कर सकता है विद मोर सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर. तो फॉरेस्ट फायर जो है उससे एक्सटेंसिव डैमेज होता है फॉरेस्ट का, एंड ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से. सो इट इज एसेंशियल कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करें ऐसी फायर से प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, फॉरेस्ट को. नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग हंटिंग. तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है प्लांट एंड बर्ड्स की, इनका हंटिंग जो है वो हमारी कंट्री में बैन होना चाहिए. हंटिंग जो है एक थ्रेट पोज करती है बहुत सारी एनिमल स्पीशीज से, जिससे उनका नंबर डिक्लाइन होने लगता है. ऑल्सो एट्रोसिटीज against animals is also a criminal offense. Now, threat to wildlife. So, students, rapid human population growth and unsustainable use of resources. इसकी वजह से natural resources पे pressure आ चुका है. Human settlement, ठीक है, agriculture को expand करना, इससे जो animals का natural habitat है वो encroach हो रहा है and it results in extensive killing or displacement of animals. Then climate में change आना, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, फॉरेस्ट को कट डाउन करने की वजह से, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. इससे क्या है, काफी सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स की विच हैड बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट और टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट. मोरओवर, हंटिंग और पोचिंग, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के लिए हंट या पोच करना, जैसे कि फर, आइवरी या अदर वैल्यूएबल एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, फॉर द ट्रेड, ये भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है टू मेनी स्पीशीज. एंड इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, एक्सोटिक पेट्स या कल्चर आर्टिक क्राफ्ट्स, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है. इसी के लिए बेसिकली हंटिंग करी जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स. स्टूडेंट्स, ड्यू टू कांस्टेंट हंटिंग और हैबिटेट के एनक्रोचमेंट की वजह से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते अर्थ पर. इन एनिमल्स को एक्सटिंक्ट एनिमल्स और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, टेस्मेनियन टाइगर, डोडो, पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा. ये स्पीशीज कंप्लीटली प्लैनेट पे से डिसअपियर हो चुकी हैं. ठीक है, इनकी कोई भी रिमेनिंग स्पीशीज अब देखी नहीं जाती. दिस इज पैसेंजर पिजन, डोडो, टेस्मानियन टाइगर. ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? एक्सटिंक्ट स्पीशीज नाउ.
देन वी हैव एंडेंजर स्पीशीज. तो स्टूडेंट्स कुछ अदर स्पीशीज है जो डिमिनिश हो रही है स्लोली, ठीक है. एंड टू द लेवल ऑफ पॉसिबल एक्सटेंशन, कहाँ तक? पॉसिबल एक्सटेंशन लेवल तक पहुंच चुकी है. लाइक एशियाटिक लायन, राइनोसोरस एंड ब्लू व्हेल, ये सभी आपके एंडेंजर स्पीशीज हैं, ठीक है. इन स्पीशीज की काफी स्मॉल पॉपुलेशन है, उनका नंबर जो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू वेरियस थ्रेट एंड फैक्टर्स. देन वी कम टू एंडेमिक स्पीशीज. सो एंडेमिक स्पीशीज आपकी वो स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलती है, ठीक है. ये नेचुरली कहीं भी वर्ल्ड में दे विल नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती है. IUCN आप इसे बोलते हो. तो IUCN ने एक बुक पब्लिश करी है दैट इज रेड डेटा बुक. इस रेड डेटा बुक के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है उनके एंडेंजरमेंट एंड एक्सटेंशन के रिस्क पर. देन वी हैव प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है. व्हाट इज इट? सी, प्रोजेक्ट टाइगर एक वाइटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है इंडिया में, जिसको अप्रैल 1973 में लॉन्च किया. एंड इसका मेन गोल है एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर एंड उसके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द थ्रेट्स लाइक हंटिंग, पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस. अब ये प्रोजेक्ट आपका क्या कर चुका है? काफी सारे टाइगर रिजर्व्स को एस्टैब्लिश कर चुका है अक्रॉस द इंडिया, राइट. एंड जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं इंडिया में वो इंक्रीज हो चुके हैं फ्रॉम 2967. ये आपका 2018 में था, लेकिन 2022 में ये देखा गया कि नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो चुके हैं, दैट इज 3682 पहुंच चुके हैं अकॉर्डिंग टू द 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस. देन 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दैट इज IBCN लॉन्च किया गया, जिसका एम था 7 बिग कैट्स, जिनका नेम है टाइगर लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा. इन सभी ये आपकी 7 बिग कैट्स है, इनको कंजर्व करना एम है किसका? IBCN, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का. नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स में, अलाउिंग फ्लोरा एंड फौना टू थ्राइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. सो बेसिकली ये डेजिग्नेटेड रीजन्स हैं जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसे प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज से. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग. Along with that, wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, conservation areas, all of these are the examples of some protected areas. What is wildlife sanctuary? Wildlife sanctuaries आपके protected areas और zones हैं जिसे government establish करती है to ensure the safety and conservation of specially endangered animals beside other animals. So in areas में जितने भी hunting and poaching activities हैं, they all are strictly prohibited. उसके अलावा बहुत सारी wildlife sanctuaries हैं जो हमारे country के different parts में है. And these have been identified carefully taking into consideration endangered animals and जो visiting places हैं migratory birds के, उनके habitats को consideration में रख के इनको carefully identify किया गया है. Several wild animals जैसे कि rhinoceros, elephant, Bengal tiger, snow leopard, black buck, घड़ियाल, lion tail mac, pink-headed duck, marsh crocodile, python, ये सभी conserved and protect किए जाते हैं हमारे wildlife sanctuaries में, ठीक है. इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं डाइवर्स लैंडस्केप, एक्सपेंसिव फॉरेस्ट, माउंटेनियस वुडलैंड एंड बुश लैंड्स जो हमारे मेजर रिवर्स के डेल्टास में सिचुएटेड हैं, सबको एनकम्पास करते हैं. ऑलराइट, देन नेक्स्ट में कम टू टॉपिक नेशनल पार्क. सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का जिसको बनाया गया था फॉरेस्ट या नेचर को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए. नेशनल पार्क आपके अगेन गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इनमें से काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ को एग्जिस्ट करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व अगेन एक प्रोटेक्टेड एरिया है लैंड और वाटर का जो इकोसिस्टम के कंजर्वेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मेन पार्ट होते हैं. नंबर 1 कोर जोन, ये लीगली प्रोटेक्टेड है, किसी भी फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे. सेकंड बफर जोन होता है, ये आपके कोर जोन को सराउंड करता है एंड एक स्पेस प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, रिसर्च, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के लिए, ठीक है. एंड थर्ड इज ट्रांजिशन जोन. ऑलराइट, ट्रांजिशन जोन लोकल कम्युनिटीज के लिए होता है, ठीक है, जिनका काम होता है रिसोर्सेज, उस एरिया के रिसोर्सेज को मैनेज करना थ्रू फार्मिंग, फिशरीज एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज.
सी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट, उनका एक काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट होता है ऑन द सीज एंड ओशंस ऑल्सो. एक्सेसिव फिशिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल स्पिल, वाटर पोल्यूशन, ये सभी क्या है, और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो काफ़ी सारे फ्रेश वाटर है मरीन स्पीशीज जो है फ्लोरा एंड फौना की, उनको क्या कर रहे हैं, उनके एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी पार्क. सो स्टूडेंट्स, द प्राइम गोल, बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो प्राइम गोल है वो क्या है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना. इन पार्क का एक यूनिक लैंडस्केप एंड डिजाइन होता है. दे आर द फर्स्ट ऑफ द काइंड इन इंडिया एंड ऑल्सो परहैप्स इन द वर्ल्ड एंड हार्बर हंड्रेड्स ऑफ वेनिशिंग स्पीशीज. ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड स्पीशीज के लिए. उसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन द रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, एक्ट एज अ सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स. बायोडाइवर्सिटी पार्क आपके बेटर लोकल वेदर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. They serve as learning centers for the student, teachers and also for the scientists. Then the other efforts, ठीक है, forest and wildlife को protect करने के लिए, what are the other effects? So efforts are being made to plant trees and recreate forests that have been destroyed in the past. and इसी effort को बोला जाता है reforestation. So लोगों को encourage किया जाना चाहिए कि वो ज़्यादा trees plant करें and cities को convert करें from the concrete jungles to the green cities. सो पेपर रिसाइकलिंग ये एक अनदर वे है जिससे डिफॉरेस्टेशन को कर्ब किया जा सकता है. रिसाइकलिंग पेपर से आप न्यू थिंग्स बना सकते हैं, यानी कि एक बेस्ट पेपर से आप न्यू थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. न्यूज़पेपर जो आप मॉर्निंग में पढ़ते हो वो भी आपको रिसाइकल पेपर से बना होता है. दे हैव गिवन यू सम बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर. नंबर 1, रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर से लैंडफिल स्पेस सेव रहता है. एवरी टाइम रिसाइकल न्यूज़पेपर का हर एक टन से एनर्जी सेविंग्स होती हैं, इतनी कि आप अप्रॉक्सीमेटली टेलीविजन को 31 आवर्स तक चला सकते हैं. फिर 1 टन ऑफ पेपर को रिसाइकल करने से 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज सेव होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होता है, लेस फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है. ऑलराइट, देन दे हैव गिवन यू दिस 5R प्रिंसिपल ओवर हियर. सो 5R मींस व्हाट? रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिकवर. रिफ्यूज मींस व्हाट स्टूडेंट्स, की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका अननेसेसरी यूज हमें रिफ्यूज करना है. रीयूज मीन्स आर्टिकल्स को रीयूज करिए. रिसाइकल मीन्स प्लास्टिक, पेपर है, ई वेस्ट को रिसाइकल किया जाए. रिड्यूस मीन्स जो नॉन रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हैं आपके होम या ऑफिस में उनके यूसेज को रिड्यूस करना. एंड रिकवर मीन्स वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट सिटीज से रिकवर करना. सो these आर द 5R प्रिंसिपल which we all should follow to conserve our environment or the habitats of other living organisms also. Right? That's all for the chapter. It's completed over here. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet very soon and take care of yourself and thanks to everyone.